जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारा जो स्फेयर है, चाहे वो हमारा होलो स्फेयर हो या कोई सॉलिड स्फेयर हो, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर क्या होता है? अर्धगोले को हम कहते हैं हेमिस्फेयर। उस हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब हेमिस्फेयर दो प्रकार के हो सकती हैं, एक तो हमारा होता है होलो हेमिस्फेयर और दूसरा हमारा सॉलिड हेमिस्फेयर। ठीक है, तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो कोन है, कोन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा जो कोन है वो होलो होगी, यानी कि खोखला कोन होगा। दूसरा देखेंगे हम जिसमें हमारा जो कोन है वो क्या है, सॉलिड कोन होगा। ठीक है, ये 5 केस हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेयर के लिए। तो स्फेयर चाहे होलो हो या फिर अपना सॉलिड हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो सिमेट्रिक पॉइंट है उसी के ऊपर हमारा सेंटर ऑफ मास होने वाला है। तो किसी भी स्फेयर के अंदर जो सिमेट्रिक पॉइंट कौन सा होता है? सिमेट्रिक पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां से उसका जो सरफेस है या बॉडी का हर एक पॉइंट है वो इक्वल दूरी पर उपस्थित हो। तो वो पॉइंट कौन सा होता है? उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वही होता है। ठीक है, तो चाहे आपका होलो स्फेयर हो चाहे अपना सॉलिड हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है क्या होगा? हमारा जो स्फेयर है उसका सेंटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो स्फेयर है उसका सेंटर ही होगा, याद रह जाएगा। सेकंड हम देखते हैं कि हमारा जो होलो हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अपना होलो हेमिस्फीयर के बारे में। होलो हेमिस्फीयर का मतलब हमारा खोखला, हेमी यानी कि अर्ध, एंड स्फीयर का मतलब गोला। किस तरह से कैलकुलेट करोगे? हमारे पास में कोई भी एक अर्धगोला है, होलो हेमिस्फीयर है, जिसकी जो रेडियस है वो हमें दे रखी है आर। ये रेडियस है वो हमें आर दे रखी है। तो देखिए हम एक्सिस मानते हैं। सबसे पहले ये अपना है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना, और ये वाला है आपका जेड एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है। जरा दोस्तों बताइए कि हमारा जो रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ये हमारी कोई रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आप कहेंगे कि जो रिंग है, रिंग का जो सेंटर है वही तो उसका सेंटर ऑफ मास का होगा। तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि उस रिंग का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास क्यों होता है? क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि सिमेट्रिक पॉइंट तो वही है ना सिमेट्रिक पॉइंट। तो जहाँ सिमेट्रिक पॉइंट होता है वहीं उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो जरा आप बताइए कि हमारा जो ये होलो हेमिस्फीयर है इसके अंदर सिमेट्रिक लाइन कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे इसे देखकर? आप कहेंगे कि सर अपना जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर जो हेमिस्फीयर है वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज तो क्लियरली इस डायग्राम को देखकर एक अनुमान लगा सकते हो कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ उपस्थित होगा। सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस वाई एक्स है उसी के ऊपर उपस्थित होगा। वाई एक्स है इसी के ऊपर उपस्थित होगा। ठीक है, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो सकता है यहाँ हो, चाहे सेंटर ऑफ मास यहाँ हो, चाहे सेंटर ऑफ मास यहाँ हो, कहीं भी उपस्थित हो सकता है, परंतु वो होना इस वाई एक्सिस पे चाहिए। ठीक है ना। अब एक चीज आप ये भी जानते हो कि वाई एक्सिस के ऊपर आपका एक्स है वो भी जीरो होता है, और आपका जो जेड एक्सिस है उसकी वैल्यू भी जीरो होता है। तो यानी कि जो भी सेंटर ऑफ मास आपका आएगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा जीरो होना चाहिए, और वाई जो जेड कोऑर्डिनेट है वो जीरो होना चाहिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें सिर्फ उस सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट ही कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो इस वाई कोऑर्डिनेट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम अभी समझ लेते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जब किसी भी एक डिस्क है, डिस्क का जब हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने सीखा था कि डिस्क है वो किससे बनी होती है? वो छोटी छोटी रिंग के आपस में कॉम्बिनेशन से ही तो मिलकर बनी होती है। ऐसा सीखा था ना अपनों ने। अभी देखिए इस तरह से कोई भी एक डिस्क है वो छोटी छोटी रिंगों के आपस में कॉम्बिनेशन के से ही तो बनी है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं यहाँ पर हम होलो हेमिस्फीयर के बारे में, तो ये होलो हेमिस्फीयर है ये भी किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी रिंग है, इन रिंगों के ऊपर अगर आपस में कॉम्बिनेशन कर दें तो उनके कॉम्बिनेशन से ही तो मिलकर बनी है इस तरह से। ठीक है, यानी कि किसी एक रिंग के ऊपर जब हम दूसरी रिंग रखते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनकर आ जाएगा? ये हमारा एक तरह से हेमिस्फीयर बनकर आ जाएगा। परंतु यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ वाली जो रिंग होगी, ये वाली जो सबसे पहले वाली जो रिंग आपने रखी है उसकी रेडियस कितनी होगी? जो अपना हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर है, उसकी रेडियस के बराबर होगी। और जो लास्ट वाली जो रिंग आप रख रहे हो वो एक पॉइंट होगा, और पॉइंट क्या होता है? जिसकी रेडियस जीरो होती है। यानी कि जो लास्ट वाली जो रिंग आप रख रहे हो उसकी रेडियस वो जीरो के बराबर होगी। ठीक है ना, यानी कि जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? वो आर से जीरो तक वेरी कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या है, हमारा जो होलो हेमिस्फीयर है इसको छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हुआ मानते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम आपके सामने क्या आ गई कि इस रिंग की यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या है, यानी उस रेडियस आर है उसकी वैल्यू क्या है। दूसरा, इस रिंग की यहाँ से अपना जो मूल बिंदु है उसके साथ अपनी ये हाइट है ये क्या है। इन दो चीज़ों के बारे में अपने को जानकारी और होनी चाहिए। तो उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? मान लेते हैं कि हमारा जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ ये जो रिंग है, रिंग कितना एंगल बना रही है? ये वाला जो एंगल है आपका थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है। और ये थीटा एंगल कौन सा है? ये रिंग का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ वाला,
ये वाला कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से इस तरह से, ठीक है ना, ये थीटा एंगल बना लिया। तो इस रिंग का ये जो दूसरे वाला किनारा है, ये दूसरा किनारा है, ये कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना बनाएगा, वो एंगल किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये एंगल अपना डी थीटा है, डी थीटा हो गया ना। तो आप जरा बताइएगा कि पहले तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। अभी इसकी डीएस की वैल्यू है वो निकालना हम सबने सीखा है, इस तरह से निकालते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी एक वक्र है अपने पास में, ठीक है, जिसकी रेडियस है वो अपने पास में आर है, और ये कोई भी मान लीजिए एक्सिस है, अपना एक्सिस है, उसके साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये अपने पास वक्र कौन सा बना, ये बना अपना डीएस, ठीक है। तो डीएस थीटा और आर में रिलेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं जो एंगल होता है वो अपना डीएस बाई आर के बराबर होता है ना। तो डीएस है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आर थीटा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा कितना है, ये अपना है डी थीटा के बराबर। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो डीएस है, डीएस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी अपनी आर डी थीटा के बराबर, क्योंकि रेडियस तो इस कंडीशन में भी आर ही है अपनी, तो ये अपना आर डी थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। दोस्तों जरा बताइए हमारी जो ये रिंग बन रही है उसकी रेडियस कितनी होगी, यानी कि इसके सेंटर से इसकी जो हमारा ये जो अपनों ने आर्क लिया है इसकी दूरी कितनी होगी, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए बड़ा ही आसान है, हम यहाँ जानते हैं कि ये वाली जो दूरी, देखिए यहाँ पर अपने पास एक ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल कौन सा बनना है, ये वाला, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हो कि ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ये अपना आर रेडियस के बराबर है, ये आर रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा है ना। मान लेते हैं ये वाली दूरी है, ये आपकी एक्स है, और ये वाली दूरी है आपकी वाई है। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो एंगल है ये अपना है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ भी 90 डिग्री का होगा। तो अब बड़ी ही आसानी के साथ में जो एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, देखिए एक्स अपॉन आर है वो किसके बराबर होगा, ये अपना होगा साइन थीटा के बराबर। इसी प्रकार से अपना वाई बाई आर है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना कोस थीटा के बराबर। तो एक्स की वैल्यू अपने बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगा आर साइन थीटा, एंड वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अपना आर कोस थीटा। दोस्तों कुछ जो बुक्स है उनमें क्या कर रखा है कि जो थीटा एंगल है वो कहाँ से कहाँ ले रखा है, वो एक्स एक्सिस के साथ ले रखा है। एक्स एक्सिस के साथ लेने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे उन बुक्स में जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, आर कोस थीटा, एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा, ठीक है। परंतु हम यहाँ इस क्वेश्चन में जो थीटा एंगल ले रहे हैं वो वाई एक्सिस के साथ ले रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ ले रहे हैं। तो आपके पास में एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा आ रही है और वाई की वैल्यू आर कोस थीटा आ रही है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। दोनों ने ही सही कर रखा है, ठीक है। वापस आते हैं इस पर। तो अभी हमारे पास में इतनी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अपनी कि यहाँ जो ये वाली जो वैल्यू है ये अपने पास में आ गई आर साइन थीटा, और ये वाली जो वैल्यू है वो अपने पास में आ गई आर कोस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास में जो हमारी रिंग है, रिंग की रेडियस अपने पास में आ जाती है, यानी कि आर साइन थीटा, और जो ये रिंग किस हाइट पर है वो हाइट अपने पास में आ जाती है आर कोस थीटा। अब इसका जो जो अपना सेंटर मास है उसका वाई कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ये किसके बराबर होगा, ये हमारा जो होलो हेमिस्फीयर है उसका टोटल जो मास है उसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि ये वाला तो हो गया 1/m के बराबर, परंतु अपना जो वाई डीएम है उसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए हमारा जो रिंग है, रिंग का जो मास है वो कितना है, डीएम मास है। तो दोस्तों हमारा जो डीएम मास है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसे भी हम बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा बताइए कि हमारा कोई भी एक स्फीयर है उसका सरफेस एरिया किसके बराबर होता है। सरफेस एरिया हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहां आर क्या है, आर आप कहेंगे उसकी रेडियस है। परंतु इस क्वेश्चन में तो अपने पास में क्या है, सेमीस्फेयर है ना। तो हेमिस्फेयर है तो उस कंडीशन के अंदर इसका सरफेस एरिया वो भी आधा हो गया, आधा हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 पाई आर स्क्वायर एरिया का टोटल जो मास है, यानी कि जो हमारा हेमिस्फेयर है इसका मास कितना है, वो m के बराबर है, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो एरिया है उसका मास किसके बराबर होगा, आप कहेंगे m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हमारी जो रिंग है, इस रिंग का एरिया हम एक बार के लिए मान लेते हैं डी ए है, ठीक है। तो उस डी ए एरिया की जो रिंग है उसका जो मास है वो किसके बराबर होगा, तो उसका मास आप कहेंगे कि भाई वो अपना हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और डी ए के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये अपना जो रिंग है रिंग के मास के बराबर है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई इसका मास तो अपने पास में आ गया पर सरफेस एरिया अपने पास पता नहीं है, रिंग का सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हम जानते हैं हमारी जो रिंग है, ये हमारी जो रिंग है उसकी ये वाली जो विड्थ है उसकी लंबाई कितनी है, ये अपनों ने कैलकुलेट किया था, ये अपनी थी आर डी थीटा के बराबर। और इसकी रेडियस है वो किसके बराबर है, रेडियस भी अपनों ने कैलकुलेट की, किसके बराबर है, ये रेडियस अपनों ने निकाली, ये है आर साइन थीटा। तो क्या अब आप इसका सरफेस एरिया वो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं इसका सरफेस एरिया। इसको निकालने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई भी एक तार है जो कि सर्कल की फॉर्म में है, और उस सर्कल की रेडियस है वो आपको आर दे रखी है,
ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इस तार की टोटल लंबाई क्या होगी, तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे? हम क्या करेंगे, इस तार को काटेंगे और काट कर इसको सीधा आपस में फैला देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल लंबाई इसकी आ जाएगी। परंतु ये टोटल लंबाई किसके बराबर होगी? ये टोटल लंबाई हमारी बराबर होगी जो ये अपना जो सर्कल है उसकी परिधि के बराबर। और इसकी परिधि किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी 2πr के बराबर। तो इसकी टोटल लंबाई भी 2πr के बराबर होगी। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये रिंग मान रखी है, रिंग को भी कहीं से कट करते हैं और उसको फैला देते हैं। इसको भी हमने फैलाया, ये हमने इसको फैला दिया। ठीक है, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो अपने पास में किसके बराबर आ गई? इसकी टोटल लंबाई अपने पास में आ जाएगी, देखिए 2π। अब r की जगह अपना क्या है? r sin थीटा है, तो हम लिखेंगे r sin थीटा। एंड इसकी विड्थ है वो किसके बराबर हो जाएगी? विड्थ है अपना r d थीटा के बराबर। तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? एरिया अपना बराबर आ जाएगा 2πr sin थीटा एंड r d थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाला एरिया हमने जो निकाला है ये रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे रखिए जरा अपने पास में डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे रखने के बाद जो डीएम की वैल्यू है वो अपनी आ जाती है m/2πr² एंड 2πr। अब देखिए यहाँ पर एक है r, एक बार यहाँ पर, तो r² sin थीटा d थीटा लिख सकते हो इसको, sin थीटा d थीटा रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन 2πr² आपस में कट रहे हैं तो इनको काट देते हैं। तो अपने पास में बचेगा क्या? अपने पास में बचेगा m/m sin थीटा d थीटा, ये बचने वाला है ना। ठीक है जी, यही अपने पास में बचने वाला है m sin थीटा d थीटा। ओके, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों अब हमें सिर्फ डीएम की और वाई की वैल्यू ही तो पुट करनी है और अपने पास में वाई सी एम आ जाएगा। तो जरा पुट कीजिए क्या आता है अपने पास में। तो देखिए अपना वाई सी एम है वो बराबर आ जाएगा अपना 1/m, और वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू है अपना r cos थीटा के बराबर, तो ये r cos थीटा। एंड डीएम की वैल्यू क्या है? डीएम की वैल्यू है m sin थीटा d थीटा। जो कॉमन आके कट होता है उसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाई cos थीटा नहीं है, r cos थीटा है, थोड़ा सा सही लिखिएगा इसको जरा। ये आ गया r cos थीटा। ठीक है, m कॉमन आगे कट रहा है ना, तो इसको काट देते हैं। ठीक है, अब जो बाहर आता है उसको बाहर ले जाते हैं, आर भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आर को भी बाहर लिख दिया। तो अपने पास में फाइनली क्या आ रहा है? cos थीटा sin थीटा d थीटा, यही तो आ गया ना, ये आ गया sin थीटा एंड d थीटा। परंतु यहाँ इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? तो देखिए लिमिट निकालना है वो भी अपनी सीख लेते हैं। ये अपना है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और अपनों ने जो रिंग मानी थी, रिंग है अपनी कुछ यहाँ पर। ठीक है, और ये रिंग क्या है? कितना एंगल बना रही है? एंगल बना रही है ये थीटा बना रही है। ठीक है, तो ये थीटा है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? थीटा है यानी कि एक तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक वेरी करेगा। तो यहाँ मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? π/2 के बराबर हो सकती है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से π/2 के मध्य वेरी करेगा। तो ये लिमिट हमें पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो देखिए क्या आएगा अपने पास में, ये बराबर आएगा। पहले तो देखिए इसमें अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में क्या कोई दिक्कत आती है? क्योंकि देखिए साइन थीटा कोस थीटा का डायरेक्ट है इंटीग्रेट करना है, उससे अच्छा है कि अपना कुछ उसको फार्मूला बना के कर लेते हैं, साइन थीटा एंड कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया ना 2 साइन थीटा कोस थीटा का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, ये किसके बराबर आ गया? अपना साइन 2 थीटा के बराबर आ गया। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेट करते हैं तो आप सबको पता है साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, बताइए जरा। देखिए इंटीग्रेट करने पे बराबर आ गया 0 से π/2 की लिमिट भी रखनी है, साइन 2 थीटा बराबर आ गया माइनस ऑफ कोस 2 थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है ना। अब यहाँ पर cos 2 थीटा में इसकी लिमिट रखिएगा, क्या आ जाएगी? 1/2 बाहर लीजिएगा। cos 2 थीटा देखिए, cos 2 थीटा में थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो आपकी यहाँ कितना आ जाएगा? cos पाई आ जाएगा। और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, और पहले से माइनस यहाँ मौजूद है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? +1 के बराबर आ जाएगा। फिर माइनस और एक माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि उस जीरो की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये -1 रखेंगे। ठीक है, समझ गए ना क्या किया मैंने? तो ये माइनस है, इस माइनस के साथ कैंसिल होकर यहाँ पर +1 बनाएगा। ठीक है, समझ गए ना? आप करके देखिए इसको। तो यहाँ से ओवरऑल अपने पास में क्या रहा? अपने पास में 2/2 आएगा, 2/2 आएगा ना, तो ये वाला तो कैंसिल होकर कितना बन जाएगा? सारा सारा 1 बन जाएगा। फाइनली आपके पास में आंसर कितना आ रहा है? यहाँ पे आंसर आ गया अपना r/2। तो अपने पास में इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इसका पहला कोऑर्डिनेट यानी कि x कोऑर्डिनेट अपने पास में कितना था? 0। y कोऑर्डिनेट कितना है? r/2 एंड z कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ये किसका है? किसी भी होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास के लिए। दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक दूसरा मेथड और देखते हैं। जो हमारा सेकंड जो मेथड रहेगा, उस सेकंड मेथड के अंदर कम से कम हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में। हमारा जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करने का जो आइडिया है वो लग पाए। ठीक है, देखिए हम जो नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या करते हैं? हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा x, ठीक है ना, और हम उसका dx के रिस्पेक्ट के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है, ये जैसे क्या है, एरिया अंडर द कर्व ही शो कर रहा है।
कर रहा है ना। परंतु क्या होता है कि हमारे पास में दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि आपके पास में इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ एक्स भी दे रखा है, फंक्शन ऑफ वाई भी दे रखा है, तब हम करते हैं डी एक्स डॉट डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना अपना, ये पहले डी एक्स के रिस्पेक्ट में करें फिर डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको एरिया शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, एरिया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास में तीनों तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे एफ एक्स है, एफ वाई है एंड एफ जेड है। ठीक है, तो हम करते हैं डी एक्स डी वाई एंड डी जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर तीन बार इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्या किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन की। थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिकली और समझा देता हूँ। जैसे देखिए आपके पास में जब भी किसी बॉडी का हमें एरिया देखना होता है, एरिया देखना होता है तो हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम दो वेरिएबल पता होना चाहिए, यानी कि आपकी जो एक्स लेंथ है उसके बारे में पता होना चाहिए और जो वाई लेंथ है आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास में एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं तो आप उन दोनों को अगर आपके पास दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में एरिया आ जाएगा एक्स वाई के बराबर। ठीक है, अगर क्या होता है आपके पास में एक जेड वेरिएबल और होता है, ये जेड वेरिएबल और है, तो आप क्या कहते कि अगर जेड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ में, जो अपना एक्स और वाई है उसके साथ से, तो जब इसको हम जेड के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब एरिया नहीं रहेगा, ये आपको क्या शो करेगा, ये हमारा वॉल्यूम को शो करेगा। वॉल्यूम को शो करेगा ना। तो दोस्तों यहाँ जो हमने इंटीग्रेशन किया है वो किसमें है, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। क्यों, क्योंकि अपने एक्स और वाई ले रहे हैं। ठीक है, परंतु एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम अपनों ने और सीखा है, कौन सा, उन्होंने सीखा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, और उसमें हम आर एंड थीटा की बात किया करते थे, है ना। देखिए मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। ये देखिए अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और किसी भी पॉइंट है उसके अगर अपने को लोकेशन अगर बतानी हो कि उसके निर्देशांक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी जो वाई एक्सिस से दूरी क्या है और एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, उसके आधार पर हम इसके निकालते थे निर्देशांक, और वो क्या आते थे, एक्स एंड वाई। ठीक है, परंतु इसी को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दिखाना होता था तो हम क्या कहते थे कि इसकी जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी क्या है, उस दूरी को हम बोलते थे आर, और साथ में उसने एंगल कितना बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम बोलते थे थीटा। ठीक है, तो इसके पी बिंदु के हम एक तरह से निर्देशांक और लिखते थे, वो था अपना आर एंड थीटा, था ना। वहां हमने सीखा था कि आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन क्या है, जहां ये एक्स है ये तो आपकी ये वाली दूरी है, एंड वाई है ये आपकी ये वाली दूरी है। तो हमने देखा था कि एक्स है वो बराबर होता है आपका आर कोस थीटा, एंड वाई है वो बराबर है अपना आर साइन थीटा। ठीक है, अगर क्या होता कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो टू डायमेंशन में ना होकर थ्री डायमेंशन में होता, जैसे ये थ्री डायमेंशन है। ठीक है, तो थ्री डायमेंशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए अपने पास निर्देशांक क्या, उसके उसके निर्देशांक है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, परंतु पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अब इसके निर्देशांक दिखाने हो तो निर्देशांक दिखाने के लिए हम कौन से कोऑर्डिनेट लेते हैं, हम लेते हैं आर थीटा एंड फाई। ठीक है, आर थीटा और फाई वो क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी मूल बिंदु से अपनी दूरी क्या है, वो दूरी तो अपनी आ गई आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारी जो दूरी है, यानी कि ये मान लेते हैं पी बिंदु है और ये मूल बिंदु ओ है, ये ओपी है, ये एक्स एक्सिस के साथ में सॉरी वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल को अपने कितना लेते थे, थीटा ले लिया। ठीक है, अब पी बिंदु से अपना ये जो वाला जो प्लेन है एक्स जेड प्लेन, इस एक्स जेड प्लेन के अंदर एक लंब खींचते हैं, ये अपनों ने एक लंब डाला यहाँ पे। ठीक है, ये एक लंब अपनों ने डाल दिया, ये। ठीक है, और ये लंब है अपना, इसको जब हम अपने ओ बिंदु से मिलाते हैं तो ये ओ बिंदु है, ये मान लेते हैं पी का लंब डाला तो मैं इसको पी डे से डिनोट करता हूँ। ये ओ पी डेस है, ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्स के साथ में कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम लेते हैं फाई। ठीक है, तो अपने पास में आर थीटा और फाई की अगर वैल्यू अपने को पता हो तो अपने बड़े आसानी से उस पी बिंदु की लोकेशन को बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनके ऊपर सेपरेट एक अच्छे से डिटेल में एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेशन के सिस्टम में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, एक बार आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो इन प्रॉब्लम को सोल्व करना एक चुटकी भर का काम है। ठीक है, अभी देखिए जरा, अब जरा बताइए कि अपना जब टू डायमेंशन में अपने बात करे थे तब अपना एक्स और वाई का अपना थीटा और आर के साथ रिलेशन है वो अपना देखा था ये वाला। ठीक है, परंतु थ्री डायमेंशन में जब हम बात करेंगे तो अपना एक्स वाई जेड का अपना आर थीटा फाई के साथ क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन अपना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपनी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से एक बार इसको देखिएगा। देखिए अपनों ने क्या देखा है कि सेंटर ऑफ मास है वो किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला अपनों ने देखा। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक बार जरा बताइए कि अपना जो मास है वो किसके बराबर होता है, तो कोई भी सरफेस है उसके ऊपर अगर हमें मास है वो बताना हो तो कैसे बताओगे, हमें पता होना चाहिए तो उसकी मास डेंसिटी कितनी है। ठीक है, डेंसिटी का अगर हमें पता चल जाए और साथ में उसका एरिया कितना है वो पता चल जाए, दो चीज़ें अगर हमें पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से उस जो सरफेस है उस पर मास कितना है वो बता सकते हैं।
ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी जो मास डेंसिटी है उसको हम लेमडा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा जब हम लेमडा नहीं सिग्मा लगाएंगे, देखिए जब हम लेमडा की बात कहाँ करते हैं, जब हम लीनियर की बात करते हैं यानी कि रेखीय की बात करते हैं, रेखीय घनत्व की बात करते हैं। सिग्मा कब लगाएंगे, सिग्मा लगाएंगे जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं यानी कि एरिया डेंसिटी की बात करते हैं। और रो है उसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम वॉल्यूम डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास होलो हेमिस्फीयर है, तो होलो है तो इसमें सिर्फ सरफेस की ही तो बात करनी है, इसलिए हम सिग्मा की बात करेंगे। सिग्मा मास डेंसिटी है इसकी, और इसका एरिया कितना है। तो यहाँ अपने पास में होलो हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर है उसका एरिया कितना होगा, अपनों ने भी थोड़ी देर पहले तो देखा, वो किसके बराबर है, 2 पाई r² के बराबर है, ठीक है। तो इन जनरल आप क्या लिखोगे, सिग्मा ए के बराबर लिख दोगे, ठीक है। जहाँ एरिया है चाहे आपका स्फीयर हो चाहे हेमिस्फीयर हो, अलग अलग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। परंतु यहाँ पर अपना क्या आ रहा है, डीएम मास ले रहे हैं ना अपना, तो डीएम मास ले रहे हैं तो डीएम है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, वो बराबर आएगी सिग्मा डी के बराबर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। देखिए इसको मैं 3D के अंदर समझाता हूँ आपको। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई, कौन सा अपना हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मान लेते हैं कोई भी एक एरिया है आपका, ये वाला मान लेते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है डीए को, ठीक है। डीए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा बताइए कि इसकी ये वाली जो लाइन है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी किसके बराबर होगी। तो देखिए जरा ये वाला जो पास में जो डायग्राम बना रखा है उससे जरा समझ के बताइएगा। आपने पिछली पुरानी कक्षाओं के अंदर पढ़ा भी है कि देखिए जैसे अपना ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये अपना हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये कोई भी एक आर्क बना रखा है जो कि क्या है, अपना एक्स एक्सिस के साथ में ये कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये थीटा एंगल बना रहा है, और इसके बाद ये वाला जो ये वाला एंगल है ये डी थीटा है, ठीक है। और ये आर्क है ये अपना क्या है, एस से डिनोट कर देते हैं। ये रेडियस अगर इसकी आर है तो आर एस एंड डी थीटा में रिलेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भाई अपना जो एस है वो किसके बराबर आएगा, वो होगा आर डी थीटा के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये वाली वैल्यू बराबर आएगी आपकी आर डी थीटा के बराबर, ठीक है ना, होगी ना। तो यहाँ पर दोनों डायग्राम को आप इक्वल देखिएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी तो वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी, आर डी थीटा के बराबर हो गई ना। परंतु अगर अपने पास में ये वाली वैल्यू और पता चल जाए, ये वाली वैल्यू और अगर अपने पास में आ जाए तो अपने एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है अगर ये वाली लाइन अपने को पता चल जाए और ये वाली पता चल जाए, तो अपने अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में उसका एरिया आ जाएगा, यानी डीए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्पांश डालते हैं किसमें, देखिए 3 डायमेंशन के अंदर होगा हेमिस्फीयर, 3 डायमेंशन में होगा ना। ये देखिए एक तो अपना ये प्लेन है अपना एक्स, और ये अपना वाई एंड ये जेड, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे कटोरा है, कटोरा ये ना, ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन, ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन, और ये आपका है जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ है, समझ गए ना आप? तो यहाँ पर देखिए इस पर एक अल्पांश यहाँ से इसे डालते हैं, ये वाला पोर्शन। आप डी एरिया कौन सा ले रहे हो, आप डी एरिया ये वाला ले रहे हो, ये वाला, ठीक है ना। तो आपको ये वाली जो पार्ट है उसकी तो लंबाई अपने को पता चल चुकी है, और ये वाला जो पोर्शन है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो साइड वाली ये दूसरी भुजा है ये वाली, इसकी अगर लंबाई अपने को बतानी है तो किस तरह से निकालेंगे, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से दो लंब डालते हैं, एक तो ये वाला डालते हैं और एक यहाँ से ये लंब डालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अपना एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना है, फाई एंगल बन रहा है। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल बनेगा वो अपने पास में कितना है, डी फाई बन रहा है। अगर किसी तरह से अपने पास में ये वाली जो रेडियस है यानी कि यहाँ से लेकर ये रेडियस है ये अपने को पता चल जाए, तो अपने बड़े ही आसानी से ये वाला जो आर्क है इसकी लंबाई भी अपने बता सकते हैं, ठीक है ना, बता सकते हो ना। तो ये वाली जो रेडियस है ये वाली मैं मान लेता हूँ आरडेस है, इस आरडेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं फिर से अपना कोऑर्डिनेट निकालिएगा। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ डायग्राम के हिसाब वाई है तो वाई ले लेते हैं, ये वाई हो गया, ये हो गया आपका जेड हो गया, और ये वाला है आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब जरा देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसकी रेडियस कितनी है, ये अपने को दे रखी है आर, ये आर दे रखी है, जो कि अपना जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो जरा बताइए कि ये वाली जो लाइन है वो किसके बराबर होगी, यहाँ से जो लंब आपने खींचा, ये लंब या परपेंडिकुलर जो आपने डाला ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, डायग्राम में सही नहीं बनाना तो फिर से बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर जो आपने डाला उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आर है, तो इधर वाला जो पोर्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपका आर कोस थीटा, एंड ये वाला जो पोर्शन है ये बराबर आ जाएगा आपका आर साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो भुजा है ये वाला आ गया आपका आर साइन थीटा। जब ये आर साइन थीटा है, ये वाला जो पोर्शन है वो आर साइन थीटा है, तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में रेडियस आ रही है वो आ रही है आर साइन थीटा, और ये एंगल यानी कि आर कितना बना रहा है, डी फाई बना रहा है, यानी कि एंगल कितना बना रहा है, ये डी फाई तो एंगल,
ठीक है, तो क्या आप इस ds की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा अपना, यानी कि जो इधर वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन की जो लंबाई है वो किसके बराबर आ जाएगी? ये बराबर आ जाएगी अपना r sin थीटा डी फाई। तो अब आप ही बताओ एरिया इसका किसके बराबर होगा? यानी कि ये वाला जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये वाला एरिया आप क्या कहोगे कि भाई इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो अपना एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से एरिया अपना आ जाएगा आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा डी फाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से आप करोगे आर स्केयर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ये क्या है? डी ए है। इस डी ए की वैल्यू अपने को रखनी है इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इसी इक्वेशन में। तो रखिए जरा क्या आता है अपने पास में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ अपना एरिया है उसकी और डीएम की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए वाई सी एम है वो बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई, और डीएम है, डीएम की वैल्यू जरा रखिए क्या आ जाएगा? डीएम की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी अपना सिग्मा डी ए, और डी ए की वैल्यू कितनी है? ये वाली रखिए जरा। डी ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा आर स्केयर साइन थीटा डी फाई। यहाँ पर देखिए 2 बार इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो यहाँ पर इंटीग्रेट भी अपने 2 बार करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे भी क्या आ जाएगा? नीचे अपना आ जाएगा सिग्मा डी ए। अब दोस्तों एक चीज़ बताइए कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें लिमिट तो अपने को रखनी पड़ेगी, यानी कि अपने पास में जो एंगल थीटा एंड फाई है उसी कुछ ना कुछ तो यहाँ लिमिट पुट होगी। तो लिमिट क्या रखोगे? तो ये देखिए अपना एक्स एक्सिस है, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, एंड ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक है ना? तो यहाँ पर मुझे ज़रा बताइए कि थीटा एंगल है, थीटा एंगल कौन सा था? जो कि आप वाई एक्सिस के साथ ले रहे हो, ये वाला थीटा एंगल। ठीक है, और अपना फाई कौन सा था? फाई अपना था कि जो अपनों अभिलंब डाला था, ये वाला जो अभिलंब डाला था वो अपना जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है? ये अपना फाई था। ठीक है, तो अब अपना कटोरे के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो अपना हेमिस्फेयर है वो एक तरह से उल्टी कटोरी तो ये आप कटोरी है आपकी। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताइए कि एक कटोरी है उसका जो थीटा एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? वो कर रहा है इस वाले पॉइंट से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? वो मैक्सिमम जा सकता है अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक। यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। यानी जो एंगल थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? थीटा हो सकता है अपना 0 से लेकर 90 डिग्री के मध्य हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अगर अपना ये पूरा सर्कल होता, सॉरी स्फीयर होता, तो उस कंडीशन में थीटा वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता था? 0 से लेकर 180 डिग्री पर, क्योंकि हेमिस्फीयर है, आधा ही तो है, तो इसलिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही हो सकता था। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से 90 डिग्री के मध्य करेगा। दोस्तों अपने जो फाई एंगल है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? तो इसके लिए अपने को एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखिए, ये एक आपने डंडा लिया, उस डंडे के किनारे पर एक पेंसिल को बांध दिया, ठीक है ना? ये पेंसिल को अपनों ने बांध दिया, और अब अपने को क्या करना है? इस पेंसिल को 360 डिग्री पर घुमाना है। आप घुमाओगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि जैसे-जैसे हम यहाँ घुमा रहे हैं, तो ये एक यहाँ सर्कल बनता जाएगा इस तरह से घुमाने पर। ठीक है ना? इस तरह से एक सर्कल बनेगा 360 डिग्री पर अगर इसको घुमाएँगे। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर पेंसिल को अगर आप इस तरह से 360 डिग्री पर घुमाते हो, तो अपने पास सर्कल बनता है। उसी प्रकार से अगर इससे इस शेप को, ये वाली जो शेप अपने पास में आई है, क्योंकि थीटा है वो 0 से 90 डिग्री तक लेके जाएँगे तो ये वाली शेप आएगी अपने पास में। इस शेप को भी अगर 360 डिग्री के ऊपर आप घुमाओगे तो आपके पास में एक पूरी की पूरी कटोरी इस तरह से बनकर आएगी। ठीक है? यानी कि अपना होलो हेमिस्फीयर बनकर आएगा। तो यहाँ पर थीटा और फाई है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? थीटा और फाई की लिमिट रहेगी कि भई अपना जो थीटा पहले आ रहा है तो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 0 से पाई/2 तक, ठीक है? और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 0 से 2 पाई के मध्य रहेगी, रहेगी ना? तो ये रहेगी 0 से पाई/2 के मध्य, और ये रहेगी 0 से 2 पाई के मध्य, ठीक है ना? अब हमें सिर्फ सिंपली इंटीग्रेट ही तो करना है और अपने पास कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। दोस्तों हम जानते हैं जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम देखते हैं कि उस जो फंक्शन दे रखा है उसमें जितने भी जो वेरिएबल आपके पास में है वो थीटा और फाई के फॉर्म में ही होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हमारा जो वाई है वो थीटा और फाई के फॉर्म में है क्या? तो वाई की वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो देखिए, अपना अगर ये वाली डिस्टेंस आर है और ये अपने जो एंगल थीटा ले रहे हैं वो किसके साथ ले रहे हैं? वाई एक्सिस के साथ ले रहे हैं, तो अपने पास में वाई की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में क्या आ जाएगी? आर कोशिटा आ जाएगी। आर कोशिटा आएगी ना, तो इस आर कोशिटा की अपने यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो वाई की जगह क्या रखेंगे? आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला है इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है? अपने पास में देखिए क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम दे रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करोगे तो आगे पास सिंपली क्या आ जाएगा? एम ही आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली एम ही लिख दीजिए, क्यों इतना टेंशन लेना है? तो सिग्मा की वैल्यू कहाँ से आएगी? देखिए हम जानते हैं कि जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? एरिया इंटू डेंसिटी के बराबर।
ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होगी, मास बाय एरिया। ठीक है। और अपना एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया है देखो हेमिस्फेयर ही तो है, हेमिस्फेयर है ना, तो ये एरिया बराबर आ जाएगा m/2 πr²। ठीक है। तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर अपनों ने निकाला भी था, शायद निकाला था ना। तो यहाँ पर जब इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये वाला 1/m है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है। सिग्मा को भी इसके बाहर ले जाकर लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा को बाहर लेकर आएंगे तो m/2 πr² आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 π एंड 0 to π/2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक तो आपका आ रहा है, देखिए एक आर यहाँ से आ रहा है और एक r² यहाँ से आ रहा है, तो ये टोटल r³ हो जाएगा, r³ को अपने बाहर ले आएंगे। ठीक है। सिग्मा को अपने लिख ही चुके हैं। बचेगा क्या यहाँ पर, एक तो कोस थीटा आएगा, कोस थीटा, साथ में क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है। एंड डी थीटा एंड डी फाई आएगा, डी थीटा एंड डी फाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करता है बस उसको काटना अपने को। तो यहाँ से देखिए एक तो एम से एम ये कैंसिल आउट हो गया, दूसरा यहाँ से r² से आप कट करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ r बचेगा। तो ओवरऑल आप क्या कहोगे, अपने पास में बच गया r/2 π बच रहा है ना। ठीक है। और इंटीग्रेशन ये सारे सिस्टम का हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो ना कि यहाँ 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और जो ऊपर जो 2 आएगा उसको अंदर ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा बनेगा, तो sin 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और ये डी थीटा एंड डी फाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2 के लिए, फिर करेंगे 0 से 2 π के लिए। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से π/2 के लिए। तो बताइए जरा क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेट करना आता है आपको। तो देखिए साइन 2 थीटा है, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में आता है क्या, माइनस ऑफ कोस 2 थीटा/2। ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें लिमिट रखेंगे 0 से π/2 के लिए, तो π/2 के लिए लिमिट रखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए -1/2, इसको बाहर एक बार रखिएगा। कोस 2 थीटा है, 2 थीटा की जगह थीटा की वैल्यू π/2 रखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कोस पाई आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ कोस 0 आ जाएगा, आएगा ना। तो कोस पाई की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है, जानते हो ना, -1 आती है। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, वो भी 1 आएगी। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, इस सारे सिस्टम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और बाहर जो माइनस है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 आएगा, और 2/2 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका इंटीग्रेट करोगे, ये तो सारा सिस्टम है, उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। तो अपने पास फाइनली जी ये आ जाएगा 0 to 2 π, और ये वाली जो वैल्यू आई है ये आ गई 1, और साथ में आया डी फाई। ठीक है। तो 1 को हटा ही देते हैं, अब बचा सिर्फ अपना डी फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। और डी फाई के रिस्पेक्ट में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, यहाँ पर आपका आ जाएगा r/4 π, एंड डी फाई का आप करोगे तो क्या आ जाएगा, फाई आएगा ना, ये फाई आएगा, और 0 से 2 π के लिए हो जाएगा। इंटीग्रेट करके वैल्यू रखोगे तो आगे पास में क्या आ जाएगा, r/4 π, और साथ में आ जाएगा 2 π - 0, तो आप डायरेक्ट 2 π लिख सकते हो। जो करता है उसको काटेंगे तो लास्ट में आपके पास बचेगा r/2। ठीक है ना। तो बड़े ही आसानी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर अपने को उसका जो एरिया इंटीग्रेशन है वो किस तरह से करना है, उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन किस तरह से करना है वो हमें पता हो। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको लेंथी लग रहा है, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ा यहाँ पर कि अपना एरियल जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से होता है। अगर अपने को पता होता, तो अपने डायरेक्टली रखते और सिर्फ़ अपना इतने से 3 या 4 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है ना? दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड यानी कि ठोस, हेमी का मतलब है अर्ध, और स्फीयर का मतलब है गोला, यानी कि ठोस अर्ध गोले के लिए सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र। जरा याद कीजिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था। ठीक है। उस रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के बाद हमने कैलकुलेट किया था किसी डिस्क का सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और जब डिस्क का सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या मान रहे थे कि हमने माना था कि डिस्क है वो छोटी छोटी रिंग से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है ना। इस तरह से हमने माना था, और हमने कोई एक रिंग ली थी। ठीक है। और उस रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया था यहाँ पर, ये अपना डिस्क है, डिस्क के अंदर अपनों ने एक डी आर विड्थ की कोई एक रिंग ली थी, ये अपना रिंग ली थी जिसकी विड्थ थी डी आर, और उसका सेंटर ऑफ मास अब अपनों ने जो कैलकुलेट किया था वो अपनों ने माना। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है ये छोटे छोटे किससे मिलकर बना हुआ है, होलो हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। ठीक है। यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे होलो हेमिस्फीयर से ये मिलकर बना है इस तरह से। ठीक है। तो अपना जो हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस अपने पास में ये वाली आर है। ठीक है। और अंदर अपनों ने जो होलो हेमिस्फीयर माना है, क्योंकि इन्हीं होलो हेमिस्फीयर को आपस में कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो अपने पास से पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो अंदर वाले की रेडियस है, एक बार अपने मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है। और ये इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है यहाँ से जो मोटाई है वो कितनी है, ये डी आर है।
ठीक है। अगर बाहर वाले का यानी सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका टोटल मास है वो m है, तो अंदर वाले का जो मास है वो अपने कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अपना dm मान लेते हैं। ठीक है। और अभी अपनों ने देखा कि अपना जो होलो हेमिस्फीयर है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होता है, वो होता है अपना r/2। r/2 दूरी पर होता है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना है, r/2। स्मॉल आर ले रहे हैं रेडियस, तो यहाँ अपने पास में आएगा स्मॉल r/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो बाहर वाला जो सॉलिड हेमिस्फीयर है इसका सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आएगा। तो दोस्तों इन सब की वैल्यू हम सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है। हम सबसे पहले जो अपनों ने ये हेमिस्फीयर माना है, होलो हेमिस्फीयर माना है, उसके लिए वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो 0 से r तक के लिए तो वेरी कर रहा है। ठीक है ना। तो हमने क्या माना है कि ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है ये छोटे छोटे होलो हेमिस्फीयर से मिलकर आपस में उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और ये होलो हेमिस्फीयर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, वो 0 से r तक वेरी कर रहे हैं। ठीक है। अब जरा बताइए कि हमारा जो मास dm है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ जो हमारा जो मास है उसकी डेंसिटी अगर अपने पास में आ जाए तो बड़ी आसानी से हम अपना जो होलो हेमिस्फीयर है उसका मास है वो यानी कि जो डीएम की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे मास डेंसिटी, तो हम जानते हैं कि हमारा जो यहाँ स्फीयर है जिसकी हम बात करें वो सॉलिड है। सॉलिड है तो हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे वॉल्यूम की बात। ठीक है। और जब वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम मास डेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से। वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा मास बाई वॉल्यूम के। ठीक है। और जानते हैं स्फीयर है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, अपना कोई भी स्फीयर है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ कैपिटल आर है तो कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है। परंतु क्वेश्चन में तो हमें हेमिस्फीयर दे रखा है, तो हेमिस्फीयर है तो अपना ये हाफ हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। और इसका मास कितना है, मास हमारे पास m है, तो अपना जो मास डेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वो बराबर आ जाएगी 3/m अपॉन 2 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब जो अंदर अपनों ने एक स्फीयर माना है उसकी रेडियस अपने पास में कितनी है, रेडियस अपने पास स्मॉल r है, और उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ अपनों ने मानी है कि ये डी आर विड्थ है इसकी, डी आर विड्थ है ना, ये डी आर विड्थ है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताइए मुझे इसका सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होता है, तो किसी भी स्फीयर है उसका सरफेस एरिया है हम जानते हैं 4 पाई r² होता है। अब हमारे पास में यहाँ क्या है, हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई r² आ जाएगा। ठीक है। तो अपने पास एरिया तो आ गया 2 पाई r², और विड्थ कितनी है डी आर, तो यहाँ पर जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम जो डी है उसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी जो 2 पाई r² डी आर के बराबर आ जाएगा। अगर इसको मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि रो डी वी कर दूं तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, डीएम के बराबर आ जाएगा। यानी कि हमने जो हेमिस्फीयर माना है उसका अपने पास मास आ जाएगा। तो रखिए ना जरा वैल्यू, इधर से रो की वैल्यू निकाल कर इधर ला के रखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जो डीएम है वो अपने पास में आ जाएगा 3m अपॉन 2 पाई r³ और साथ में अपना आ जाएगा 2 पाई r² डी आर। जो करता है उसको काट दीजिएगा, जो बच गया वो अपना 3m अपॉन r³ और साथ में r² डी आर, ये डी एम। अब इन सब की वैल्यू हम ऊपर अपना रखते हैं फॉर्मूले में। ठीक है। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था अपना वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेट ऑफ डी एम, यही था ना। तो देखिए नीचे वाले का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, ये किसके बराबर है, ये m के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अपना y है, y किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अपना जो होलो हेमिस्फीयर माना था अपनों ने, ये हेमिस्फीयर माना था अपनों ने अंदर, उसका सेंटर ऑफ मास ही, तो सेंटर ऑफ मास कितना अभी तो कैलकुलेट किया, किसके बराबर था, ये r/2 के बराबर है। तो y की वैल्यू जरा पुट कीजिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये अपना r/2 है। ठीक है। और r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से r तक वेरी कर रहा है। ठीक है। डीएम की वैल्यू पुट करेंगे, डीएम की वैल्यू कितनी है अपना, डीएम की वैल्यू है अपना 3/m अपॉन r³ r² डी आर। ठीक है जी। अब जो कांस्टेंट संख्या उनको बाहर ले जाते हैं, बाहर जाएगा क्या क्या जाएगा, एक तो m जाएगा, m बाहर जाकर नीचे वाले m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ अपनी सोल्व हो गई। ठीक है। कैपिटल r³ है वो भी बाहर जाना चाहिए, जाएगा ना, तो 3/2 और r³ सारा का सारा बाहर ले जाएंगे, r³ और बचेगा क्या, यहाँ r³ डी आर बचेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से r तक वेरी कर रही है। इंटीग्रेट कीजिएगा बोथ साइड, क्या आ जाएगा 3/2 r³ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, r⁴/4 लिमिट जारी है 0 से r तक। ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 3/8, यहाँ पर r⁴ आएगी और नीचे r⁴ है, कटेगा आपस में तो ये बचेगा r। ठीक है। तो अपने पास फाइनली क्या आ गया, अपने पास में आएगा 3r/8, ये किसका है,
किसी भी सॉलिड हेमिस्फीयर, कोई भी हेमिस्फीयर है और वो सॉलिड है, तो उस सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास अपने पास में आ गया। कितना है? उसके बेस में जो सेंटर है, उस सेंटर से 3r/2 हाइट के ऊपर है, सॉरी 3r/8 हाइट के ऊपर है। इसी प्रकार से हमने देखा था होलो हेमिस्फीयर है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या रहता है? वो उसके बेस से कितनी हाइट के ऊपर है? r/2 के ऊपर है। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि ऊपर वाला जो टॉप है, यानी कि यहाँ से अपना सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा? तो आप क्या करेंगे? r-3r/8 करेंगे। तो यहाँ से r 8 कॉमन आएगा, तो 8r - 3r, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 5r/8। और होलो के लिए तो r/2 रहेगा, क्योंकि टोटल रेडियस है वो r के बराबर है। ठीक है। तो चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे आपसे, ठीक है, आपको सिर्फ अगर कंसेप्ट के बारे में पता है तो आप बड़ी इजीली बता सकते हो। इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जाम में आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है, चाहे उसका बेस से पूछा जाए, बेस से पूछा जाएगा तो आप वहाँ आंसर में लिखेंगे 3r/8। ठीक है। और अगर टॉप से पूछा जाए तो आप सेंटर ऑफ मास बताएंगे उसका 5r/8। किसके लिए? सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है। एक होमवर्क में आपके लिए छोड़ता हूँ, उसका सॉल्यूशन लेकर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका हेमिस्फीयर इस तरह से दे रखा होगा, सॉलिड हेमिस्फीयर ये, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो उस कंडीशन के अंदर इसके मूल बिंदु ओ से इसका सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, वो हमें बतानी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं कौन के लिए सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा। दोस्तों अभी तक हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं कि हमारा जो होलो हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, हमारा जो सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहता है। अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हमारा जो कोन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने तरह के पॉसिबल कोन है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉसिबल तरीका हो सकता है, जैसे आपने जोकर वाली टोपी तो देखी होगी, बर्थडे बॉय है, जो बर्थडे वाले दिन है, जो बर्थडे बॉय के सिर के ऊपर जो टोपी लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, अंदर से खाली होता है और ऊपर से उसका ये वाला सिरा भी बिल्कुल खाली होता है। ठीक है ना। सेकंड तरह का कोन क्या पॉसिबल होता है कि ऊपर से खाली है, परंतु जिस त्रिज्या का या जिस रेडियस का हमारा जो कोन है उसी रेडियस का हम एक ढक्कन लाते हैं और उस कोन के ऊपर लगा देते हैं ये वाला, परंतु कोन हमारा अंदर से बिल्कुल खाली है। ठीक है। तो ये होलो के कोन बन रहा है, परंतु उसमें बेस भी है साथ में। ठीक है ना। एक थर्ड तरीके का और कोन क्या बन सकता है कि कोन है उसको आपने आइसक्रीम से बिल्कुल फिल कर दिया, कहाँ तक भर दिया, उसके अपर सरफेस तक भर दिया, तो ये वाला आपका कौन सा हो गया, सॉलिड कोन हो गया। तो तीन तरह के कोन है वो हम पढ़ सकते हैं। तो तीनों का सेंटर ऑफ मास किस तरह से वेरी करेगा उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों जरा सोच के देखिए कि हमारा ये कोन है वो बना कैसे है। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक तिरछी लाइन है, अगर उसको हम 360 डिग्री के ऊपर रोटेट करवाएं, उसको अगर 360 डिग्री पर रोटेट करवाएं तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास ये कोन बनकर आ जाता है, आ जाता है ना। इसी प्रकार से आप देखिए कि जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है, सेकेंड नंबर है, अगर उसमें इस 7 तरह की जो शेप है उसको अगर आप 360 डिग्री पर इस तरह से रोटेट करोगे तो हमारे पास में ये एक तरह से ये होलो कोन बनकर तैयार हो जाएगा ना। आप दोस्तों खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा। क्या करना है आपको, एक पेन है उसको इस तरह से पकड़िएगा और दूसरे पेन को तिरछा इस तरह से पकड़िएगा। ठीक है। अब उसको आप जरा 360 डिग्री के ऊपर रोटेट कीजिएगा और आप देखेंगे कि रोटेट करने से अगर उन सभी एरिया एलिमेंट को अगर हम आपस में जोड़ दें, जो आ रहा है हर एक, ठीक है, तो जोड़ देंगे तो अपने पास में एक होलो कोन है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर थर्ड वाली स्ट्रक्चर देखें तो उसके लिए हमें एक ट्रायंगुलर प्लेट लेनी पड़ेगी। उस ट्रायंगुलर प्लेट के अंदर क्या है, उसका पूरा पूरा सरफेस एरिया भी साथ में कवर हो रहा है। तभी क्या है कि अगर इसको हम 360 डिग्री के ऊपर रोटेट करेंगे तो अपने पास में पूरा का पूरा एक कोन बनकर आएगा और यहाँ जो कोन बनेगा वो आपका क्या रहेगा, एक सॉलिड कोन रहेगा। ठीक है। अभी तक जितना आप लोगों ने देखा है वो क्या वो समझ में आया है आपको? नहीं आया? कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों अब जरा बताइए कि हमारा जो ये कोन है इनके सरफेस एरिया क्या रहेंगे और इनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाले कोण के लिए। तो ऊपर वाले कोण के लिए आप देख रहे हो ये एक लाइन है जिसको हम 360 डिग्री पर घुमा रहे हैं। तो इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा? मान लेते हैं हमारा जो कोण है उसकी रेडियस है वो r है और ये वाला जो लेंथ है वो है l। ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या है? इसका एरिया है वो आप गूगल करके देखिएगा क्या आता है, या फिर आपने 10th से पहले की क्लासों में भी पढ़ रखा होगा। ये बराबर होता है पाई आर एल के बराबर। ठीक है ना। अगर क्या होता कि हमारा जो कोण है, कोण के अंदर ऊपर हमने एक ढक्कन है वो भी लगा दिया। ठीक है। किस त्रिज्या का? आर रेडियस का। यहाँ पे कैपिटल आर ही ले लेते हैं इसको। ठीक है ना। ये कैपिटल आर ही हमने ले रखा है। तो उस कंडीशन के अंदर इसका सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कोई भी एक सर्किल होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, हमने पढ़ा है, वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा अपना, किसके बराबर हो जाएगा? एक तो पाई आर स्क्वायर तो ऊपर वाले ढक्कन का, और इसका हो जाएगा कितना, पाई आर एल के बराबर। ठीक है। जहाँ एल क्या है, इसकी ये वाली लेंथ है और ये वाला
रेडियस है वो आर हो गया, इन दोनों के बराबर होगा। तो टोटल एरिया यहाँ किसके बराबर आ जाएगा, टोटल एरिया बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा पाई आर और आर प्लस एल, ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ थर्ड कंडीशन है, यहाँ पर तो अपना सॉलिड है, और सॉलिड होगा तो इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे, तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा बताइए जरा। किसी भी कोण का अगर वॉल्यूम अगर आपको याद रखना है तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हमेशा एक सिलेंडर लीजिएगा आप, सिलेंडर की अगर रेडियस आर है तो उसका, और हाइट अगर उसकी एच है, सिलेंडर तो जान गए होंगे कोई एक बेलन है, ठीक है, अगर उसकी हाइट एच है तो क्या होता है उसका एरिया, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, तो ये बराबर होता है ये वाला जो एरिया है वो हो गया अपना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसको एच से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो जो अपना कोण होता है, कोण का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो कोण है, कोण का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट कितनी है, हाइट कितनी किसके बराबर है, इसकी हाइट एच है, ये वाली हाइट मान लेते हैं एच है आपकी, तो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा। एक बार दोस्तों अगर हमें इनका एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट अगर पता चल गया, उसके बाद में सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो चुटकियों का ही काम है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है अपना, देखिए इसमें मान लेते हैं ये वाई डायरेक्शन के अंदर, तो वाई सी एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम के बराबर। ठीक है ना, जहाँ पर y क्या है, y है अपना जो डीएम एलिमेंट मान रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास है, उसकी अपनी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम उससे पोजीशन मान लेते हैं, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम है, यानी कि इस कोण का जो टोटल मास है उसको ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को। जरा बताइए यहाँ पर जो मास डीएम है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इस डीएम की वैल्यू किस तरह से आएगी, तो इसको हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो जरा सबसे पहले बताइए कि इसका अगर एरिया है वो पाई आर एल है, तो इसके पाई आर एल एरिया के ऊपर अगर मास एम है, ठीक है, तो इसके यूनिट एरिया पर मास कितना होगा, एम अपॉन पाई आर एल होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी एक डी एल एरिया है, सॉरी डी ए एरिया है, उस डी ए एरिया के ऊपर मास कितना होगा, तो वो अपना मास आ जाएगा पाई आर एल अपना डी ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, डी एम के बराबर। तो ये डी एम की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमारे पास में इस डी ए की वैल्यू क्या है, ये डी ए की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो किस तरह से निकालोगे, पहली बात तो ये डी ए है क्या, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका कोण है, इस कोण के ऊपर ये अपनों ने कोई एक एरिया एलिमेंट माना, ये आपका एरिया एलिमेंट है। ठीक है, ये एरिया एलिमेंट है अपना, ये वाला। तो इसका जो एरिया होगा वो अपने को क्या डिनोट करेगा, वो अपने को डिनोट करेगा डी ए एरिया डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसमें आप बड़ी आसानी से ये वाली जो लेंथ है ये तो बता ही सकते हो, ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली देखिए अगर इसकी टोटल जो लेंथ है वो अपने पास में एल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, ये अपना कोई एक अल्पांश मान लेते हैं, डीएल के बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है इसकी लंबाई है वो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, इसमें थोड़ा सा अपने को ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका मैथमेटिकली है या ज्योमेट्रिकली है उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर ये वाली जो लेंथ है वो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों ये हमारे पास में कोण है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, और जहाँ पर हमने एरिया एलिमेंट माना है, ये वाला जो एरिया एलिमेंट अपनों ने माना है, उस एरिया एलिमेंट का जो जो रेडियस है वहाँ उस पोर्शन का रेडियस बनना है स्मॉल आर। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस कोण को घुमा देते हैं, कितने पर, ये घुमा दिया अपनों ने इसको, तो हम अपने इस कोण को उल्टा घुमा के इसको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख देते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ नीचे इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस है अपनी कैपिटल आर। ठीक है, ऊपर वाले की अगर आप रेडियस देखोगे तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक आएगी, रेडियस है इसकी यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये वाली आएगी, ये वाली आएगी ना, अच्छे से बनाना पड़ेगा ना इसको। ये वाली रेडियस है, ये किसके बराबर है, ये है इसके स्मॉल आर के बराबर। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से इससे अगर एक अभिलंब डालेंगे, एक लंब डालेंगे आप, लंब डालेंगे, ये वाला डाला आपने, ठीक है ना, और एक लंब यहाँ से डालेंगे, ये एक लंब डाला आपने यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से लंब डालने के बाद जब इसको मूल बिंदु ओ से हम आप इनको मिलाते हैं, ठीक है, तो अब जरा बताइए, अपनों ने जब अपने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जहाँ अपनों ने पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर एक तो अपनों ने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, तो वहाँ फाई एंगल है वो क्या बनता था, फाई एंगल हम लेते थे कि उसका जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, यहाँ जेड एक्सिस के साथ में इसका कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल फाई है, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, वो कौन होगा अपना, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा अपना डी फाई के बराबर, डी फाई एंगल आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसको। ठीक है,
अब ये वाला डी फाई आएगा, तो अब बताइए जरा इसका एरिया एलिमेंट किसके बराबर आएगा? तो एरिया एलिमेंट के लिए देखिए अपने को क्या-क्या चाहिए? अपने को एक तो ये वाली भुजा है, इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, ठीक है? और अगर एक अपने को ये वाली भुजा है, इसकी लंबाई पता चल जाए। अगर आपको ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पता है, तो क्या आप उसका एरिया एलिमेंट है, उसका टोटल एरिया बता सकते हो? यानी कि इस डीए की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। अब ये वाली जो भुजा की लंबाई है, वो अपने पास में कितनी है? डीएल है, ठीक है? ये वाली भुजा है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं डीएस है, और वो डीएस वो किसके बराबर आएगा? तो डीएस के बारे में अपनों बचपन से ही पढ़ रहे हैं भाई, जब नन्हे मुन्ने थे तब से ही पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि अगर ये वाला एंगल आपको डी थीटा दे रखा है और यहाँ पर अगर इसकी रेडियस है वो आर के बराबर है और ये चाप है वो डीएस के बराबर है, तो इसमें रिलेशन किसके बराबर होगा? आप कहोगे कि जो कोण है वो किसके बराबर होगा? चाप बटे त्रिज्या के होगा ना। तो डीएस की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आर डी थीटा के बराबर। अब डी थीटा तो है नहीं, यहाँ क्या बनना है? डी फाई बनना है। एंगल डी फाई है ना, तो डी फाई कर दीजिएगा इसको, ये डी फाई कर दिया आप लोगों ने। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये वाला, ये एंगल किसके बराबर है? ये डी फाई के बराबर है। तो जरा समझिएगा इसको कि ये वाला जो एंगल है अपना बन रहा है डी फाई, ये वाला जो एंगल है ये अपना डी फाई है। कहाँ से बना? यहाँ नीचे स्ट्रक्चर से अपन ने देखा ना, ये डी फाई एंगल बना। तो यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू है ये अपना डी एस है, ये किसके बराबर होगी? जबकि इसकी रेडियस अब अपने पास कितनी है? आर है। अभी तो देखा ना अपना कि नीचे वाले की कैपिटल आर और ऊपर वाले की स्मॉल आर। तो यहाँ से जरा बताइए कि डी फाई है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डी फाई की वैल्यू आ जाएगी डी एस बाई आर के बराबर आ जाएगी। यानी कि आपकी जो डी एस है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आर डी फाई के बराबर। कोई डाउट नहीं है। अब ऊपर वाली लेंथ है, इधर वाली डी ए है और इधर वाली है आपके पास आर डी फाई। तो बताइए जरा इसका जो डी ए एरिया वो किसके बराबर आएगा? डी ए एरिया आपका आ जाएगा अपना आर, इसके बराबर आ जाएगा आर डी फाई एंड डी एल के बराबर। किसी को डाउट हो इसमें तो बस पूछेगा जरा। दोस्तों फाइनली हमारे पास जो डीएम की वैल्यु क्या आ जाएगी? यहाँ से डी ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास जो डीएम यानी कि जो मास एलिमेंट है उसकी अपने पास में वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन पाई आर एल, और डीएल की वैल्यू कितनी है? आर डी फाई एंड डीएल। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछेगा। जरा एक बात और बताइए मुझे, यहाँ पर हमारे पास में एल की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखी है? नहीं दे रखी। क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या दे रखा है? हमें दे रखी है कि हमारा जो कोण है, कोण की हाइट कितनी है, उस हाइट एच के बारे में दे रखा है, ठीक है? और उसकी रेडियस कितनी है, उस रेडियस के बारे में दे रखा है। एल के बारे में नहीं दे रखा। तो एल किस तरह से कैलकुलेट करोगे? कर सकते हो कैलकुलेट। यहाँ से जरा पाइथागोरस लगाइए ना, तो यहाँ से एल की क्या वैल्यू आ जाएगी? एल इक्वल्स टू अंडर रूट्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है? ये वाली वैल्यू जब यहाँ नीचे रखेंगे तो अपने पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना? अब ये वाली जो डीएम की वैल्यू है ये हम रखेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला कौन सा था? फॉर्मूला था अपने पास वाई सी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करेंगे तो यहाँ कैपिटल एम आ जाएगा। और यहाँ वाई क्या है? वाई अपनों ने जो एरिया एलिमेंट माना है उस एरिया एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास है, उसका अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या दूरी है? वही तो है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए हमारा एरिया एलिमेंट क्या था? हमारा एरिया एलिमेंट था ये वाला, बना देते हैं फिर से। ये आपका एरिया एलिमेंट है। इसका अपना जो मूल बिंदु है या अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे दूरी कितनी है? तो देखिए ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है ये किसके बराबर है? ये वाली जो हाइट है यहाँ से लेकर ये वाली, ये मान लेते हैं वाई डायरेक्शन है तो इसलिए ये वाई मान लेते हैं, ठीक है? इस वाले बिंदु से ये ऊपर वाला जो सर्किल बन रहा है यहाँ तक की जो हाइट है ये वाली अपने मान लेते हैं डी वाई, ठीक है? थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली जो दूरी है ये किसके बराबर है? डी वाई, डी वाई के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा मैं 3D में फिर से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं तो आप क्या पाते हो कि आपका जो ये एरिया एलिमेंट है, ये वाला जो एरिया एलिमेंट है ये कोन की 2 इन सर्कल के मध्य ही तो बन रहा है ना, जो एरिया एलिमेंट बन रहा है। तो ओरिजिन से यानी कि अपना मूल बिंदु से ये वाली जो दूरी है, ये वाली अपने किसके बराबर आ गई? ये अपनी y के बराबर आ गई। अब इस वाले से ये वाली जो दूरी है, ये किसके बराबर है? यानी कि ये दूरी किसके बराबर होगी? ये दूरी होगी अपना dy के बराबर होगी। dy के बराबर होगी ना? परंतु यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, ये वाला जो दूरी है वो अपनों ने कितना माना था? अपनों ने डीएल माना था ना ये, याद है ना आपको? थोड़ी देर पहले वीडियो पीछे करके देख सकते हो आप। तो यहाँ पर 3D के अंदर एक शेप बन रहा है, वो क्या बनेगा? इस तरह से। क्योंकि ये देखिए डीएल शेप है वो तो देखिए तिरछी जा रही है, तिरछी जा रही है ना? और अपना जो डीएल है वो कैसा आ रहा है? डीएल आ रहा है वो, सॉरी डीवाई आ रहा है वो बिल्कुल सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है ना? इस तरह से। इनमें आपस में रिलेशन क्या है? उस रिलेशन को समझने के लिए हम ये जो बड़े वाला जो ट्रायंगल है और जो छोटे वाले ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल को अलग से ले लेते हैं। एक तो ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है? और एक अपना ये हो गया छोटे वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है?
तो दोस्तों जब हम ट्राइंगल मानेंगे तो वो ट्राइंगल अपना आ गया एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। और ट्राइंगल का जो नीचे वाला सिरा है यानी कि कोण का जो नीचे वाला पोर्शन है वो किसके बराबर होगा, रेडियस कैपिटल आर के बराबर होगा। और अल्पांश के लिए अपनों ने जो छोटा कोण माना था उसकी रेडियस कितनी आएगी, स्मॉल आर के बराबर आएगी, ठीक है। और जो अपनों ने अल्पांश यहाँ माना था ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास डीएल आ जाएगी। और इसमें जो अल्पांश उसकी ग्राउंड से हाइट यानी कि जो मूल बिंदु ओ से हाइट कितनी होगी, वाई है, और अल्पांश उसकी जो मोटाई है या विड्थ है वो डी वाई के बराबर आ गई। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो जरा इसमें रिलेशन क्या होगा वो बताइएगा। अब देखिए कोण है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक कोण होगा, एंगल होगा ना यहाँ पर। तो एंगल कितना है, ये मान लेते हैं थीटा एंगल है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास में आएंगे दो ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल अपने पास जो बड़े वाला बन गया और एक छोटा ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। जिसमें ये वाली जो भुजा है उसकी लंबाई अपने पास में है डी वाई, और ये वाली भुजा है इसकी लंबाई की अपने को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर जरा मुझे बताइए अगर ये वाला जो एंगल है वो थीटा एंगल है, ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा छोटा सा ये एंगल किसके बराबर होगा, ये भी थीटा एंगल के बराबर होगा। तो जरा बताइए कि यहाँ पर जो येलो वाला जो छोटा ट्राइंगल है उसके अंदर कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस थीटा की वैल्यू बराबर होगी अपना किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण के बराबर। तो आधार क्या है अपना डी वाई और कर्ण है अपना डीएल के बराबर। अब बड़े वाला जो ट्राइंगल है उसके अंदर आधार क्या है, आधार है अपना ये हाइट एच, हाइट एच है ना, क्वेश्चन में दे रखी है एच। और अपना कर्ण किसके बराबर है, कर्ण है अपना एल, ये एल है ना। और एल की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर, यही ना। तो यहाँ पर एल की वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ गया अपना अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएल की वैल्यू बड़ी ही आसानी से आप बता सकते हो। डीएल की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और डी वाई बाई एच। तो हमें स्मॉल आर की वैल्यू है वो भी निकालनी है। स्मॉल आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल और मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। अगर मूल बिंदु ओ से इस ट्राइंगल की हाइट है वो वाई है, तो ये वाली जो रह गई दूरी ये किसके बराबर होगी, ये बराबर आ जाएगी अपना एच माइनस आर, सॉरी एच माइनस वाई के बराबर, क्योंकि ये वाली वाई दूरी है, ठीक है ना। तो अब जो रेड वाला जो ट्राइंगल है और अपना जो बड़ा ट्राइंगल है उन दोनों में रिलेशन और निकालेंगे। क्या है अपने पास में, देखिए टेन थीटा है वो किसके बराबर आएगा, टेन थीटा है वो बराबर आ जाएगा आर अपॉन एच माइनस वाई। कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा आर बाई एच के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो दूरी है वो आर है और ये वाली है वो एच है। और छोटे वाले के अंदर ये वाली जो दूरी है वो है स्मॉल आर और ये वाली दूरी है एच माइनस वाई, ठीक है ना। तो क्या यहाँ से आर की वैल्यू है वो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर इंटू एच माइनस वाई और एच, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम अपने इंटीग्रेशन में रखते हैं और कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, एकदम सोल्व हो जाएगा फटाक से। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो आर और डी एल की वैल्यू है वो कहाँ रखेंगे, आर और डी एल की वैल्यू डी एम में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और रखने के बाद डी एम की वैल्यू है वो अपना जो अपना सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वहाँ रखना है, और अपने पास इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो रखिए जरा क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1/m है उसको बाहर ले जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वाई, अब डी एम की वैल्यू जरा पुट कीजिएगा, क्या आएगा अपने पास में, सबसे पहले अपना आ जाएगा एम अपॉन पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब साथ में बाद में क्या रहा, आर आ रहा है ना, तो आर की वैल्यू जरा पुट कीजिए। आर की वैल्यू क्या है, आर एच माइनस वाई अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, उसके बाद आ रहा है हमारा डी फाई, डी फाई आ रहा है ना, तो डी फाई रखिएगा। डी फाई के बाद में क्या आ रहा है, डी एल, डी एल आया तो डी एल की वैल्यू और पुट कीजिएगा। डी एल की वैल्यू है आपकी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच और साथ में डी वाई, ठीक है। अब जो काटता है उसको काट देते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या कट रहा है, सबसे पहले तो देखिए ये वाला m है, इस m के साथ कट रहा है, तो ये वाली वैल्यू खत्म हो गई। फिर अपना अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, ये कट रहा है यहाँ इसके साथ से, काट देते हैं इसको। फिर अपना r है वो यहाँ इस r के साथ कट रहा है, ठीक है जी, काट दिया। और क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो इसको सोल्व करके लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, देखिए पाई है वो बाहर आ जाएगा, h है वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एच स्क्वायर पाई है ये बाहर आ गया। बचा क्या, बचा है यहाँ पे h माइनस वाई और साथ में y, और साथ में क्या आ रहा है डी वाई एंड डी फाई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन है ना, 2 बार इंटीग्रेशन है तो हमें भी यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन का ही सिंबल लगाना है, ठीक है। अब जरा बताइए y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ पे y है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y अपनों ने यहाँ पर माना, ठीक है, ये वाली तो हाइट मानी, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ पे मिनिमम तो होगा y इक्वल्स टू 0 होगा, और मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ इसकी हाइट y इक्वल्स टू h है, ठीक है ना। तो पहला इंटीग्रेशन करेंगे y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू h तक, ठीक है।
एंगल फाई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो सबसे पहले यही तो हमने सीखा था कि अगर हमें ये वाली लाइन है वो 360 डिग्री पर अगर घुमा दें तो अपने पास एक कोण आ जाएगा। तो यानी कि एंगल जो फाई है, फाई की वैल्यू कितनी है, 0 से 2 पाई के मध्य होगी, 0 से 2 पाई के मध्य होगी ना। तो यहाँ पर जो सेकंड के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से 2 पाई के लिए करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करते हैं, क्या आएगा अपने पास में, तो आ गया अपने पास में 1/h² पाई। और पहले इस वाली टर्म का इंटीग्रेट कीजिएगा, ये वाली टर्म है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ साइड में करवा देता हूँ। देखिए एच वाई माइनस वाई स्केयर है, इसका इंटीग्रेट करना है डी वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये एच वाई स्केयर बाई 2 और साथ में क्या आएगा -वाई³ बाई 3। ठीक है, ये इंटीग्रेट करने पर वैल्यू आ गई। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लिमिट आपकी जा रही है 0 से h तक जा रही है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ से h³ आएगा बाई 2 आएगा -h³ आएगा बाई 3 आएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब 6, इसका जब लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा। तो 3h² -2h²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, h²/6। क्या किसी को डाउट है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू अपने पास में आ रही है h²/6 और साथ में यहाँ पर बचा क्या, d5, क्योंकि ये वाली तो वैल्यू रख रहे हैं, ये वाला जो इंटीग्रेशन अपनों ने किया है ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी का जिससे का जिससे वैसे का वैसे रख दिया। ठीक है, h² आपका कॉमन आएगा, कॉमन आके कटेगा ना। कुछ मिस्टेक किया गया, हाँ बिल्कुल मिस्टेक किया, यहाँ h³ आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ h³ है ना, तो h³ आएगा, तो यहाँ पे भी h³ कीजिएगा। ठीक है, तो h³/6 है, ये बाहर आएगा आपका यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा h³ पाई, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई के लिए और साथ में आ जाएगा d5। ठीक है, अब जरा इसको इंटीग्रेट कीजिएगा फिर से, तो अपने पास में आ जाएगा h से h कैंसिल हो रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा h/पाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका फाई में लिमिट पुट कीजिएगा कहाँ से कहाँ तक कि 0 से 2 पाई के लिए। एक चीज़ हो रही है, यहाँ 6 है ना, ये वाला 6 भी लगाओ ना साथ में। ठीक है, तो 6 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको और आगे सोल्व करोगे h/6 पाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई -0, तो ओवरऑल 2 पाई ही आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 पाई से यहाँ 6 पाई कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास में क्या बचेगा h/3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आंसर आ गया कि कोई भी हमारा कोण है, कोण के अंदर अगर ऊपर का अपनों ने बेस नहीं ले रखा है, बेस नहीं ले रखा है, तो अपने पास में इसका सेंटर ऑफ मास आएगा h/3 हाइट के ऊपर। परंतु एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं होना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये h/3 है वो कहाँ से आया, अभी अपनों ने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए थे तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से ले रखे थे, अपनों ने उसको बेस के अकॉर्डिंग ले रखे थे। थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देखिएगा, अपनों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए थे, ये वाला कोऑर्डिनेट था अपना एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये वाला था अपना वाई डायरेक्शन एंड ये वाला था अपना जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो अपनों ने जो वाई माना था वो यहाँ से लेकर माना था ना, ये वाली। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ पर एलिमेंट माना था, तो ये दूरी कितनी आ रही है h/3। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास क्या बेस से h/3 हाइट के ऊपर होगा। और अगर क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि अगर कौन है वो आपका इस तरह से रखा है, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास किस तरह से कैलकुलेट करोगे, यहाँ से ऊपर वाले बेस से इसकी हाइट कितनी है, ये है h/3। ठीक है, टोटल कितनी है, h है। ठीक है, तो h माइनस h/3 करेंगे तो यहाँ से इधर वाले किनारे से इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हाइट आ जाएगी 2h/3। ठीक है, तो हमेशा आप एक चीज़ को रेफरेंस मानकर इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, h/3 आ रहा है, 2h/3 आ रहा है, कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही देखना अपने को। ठीक है, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को आप में से कोई भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा। ठीक है, कोई और वीडियो बना के उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कोई भी एक होलो कोन है तो उस होलो कोन का सेंटर ऑफ मास अपने पास में आ गया h/3। अब हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम थी उसमें हमने ले लिया था कि जो हमारा होलो कोन है उसके ऊपर भी हमने उस कोन की रेडियस के बराबर की एक डिस्क लगा दी। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये अंदर से तो बिल्कुल खोखला है हमारा कोन है जो, परंतु डिस्क लगाने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा। तो देखिए इसके लिए हमने टू बॉडी सिस्टम तो पढ़ा ही है। टू बॉडी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से कैलकुलेट किया था, हमने देखा था वहाँ सेंटर ऑफ मास अपनों ने जैसे एक्सीएम है वाईसीएम वो देखा था अपनों ने m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही था ना। तो अब इस कंडीशन में बताइएगा कि हमारा जो ये डिस्क है और जो ये कोण है दोनों को दोनों कहाँ रखे हैं, ये मान लेते हैं ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, चलो इसको वाई मानते हैं और ये वाला अपना जेड एक्सिस हो गया। तो ये अपना कोण है वो कहाँ रखा है, कोण इस पर रखा है ये कुछ इस तरह से।
ये रहा, ठीक है। और विद रखा है बेस के साथ में, ये बेस भी है इसका साथ में, ठीक है। तो बेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, वो बिल्कुल मूल बिंदु पर होगा, ठीक है। और जो अपना कोण अपनों ने माना है, उस कोण का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ से ग्राउंड से ये कितनी हाइट के ऊपर है, ये h/3 हाइट के ऊपर होगा, h/3 हाइट पर होगा ना। तो यहाँ पर अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं कौन है उसका जो वेट है वो अपना m1 है, नीचे वाला जो बेस है उसका वेट है वो m2 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा आपका, देखिए वाई डायरेक्शन में तो इस एक्सीएम की जगह वाईसीएम लेंगे, यहाँ पर वाईसीएम है वो किसके बराबर आ जाएगा, m1 y1, तो m1, ठीक है। और y1 की वैल्यू कितनी है, h/3, ठीक है, प्लस अब अपना m2 है, m2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है, मूल बिंदु पर आ रहा है, तो m2 के साथ आएगा 0, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से अपना YCM है वो किसके बराबर आ गया, YCM अपने पास में आ गया m1 h/3 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या है, टोटल मास है उसके बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इसका m1 की वैल्यू क्या है वो और हमें कैलकुलेट करनी है, वो किस तरह से निकालेंगे देख लेते हैं भाई। अपनों ने इसका एरिया देखा था ना, एरिया कैलकुलेट किया था, कितना आया था, पाई आर, आर प्लस एल है, इतना है ना। तो अब जरा मुझे बताइए कि पाई आर, आर प्लस एल, इस एरिया के अंदर जो मास है वो कितना है, एम है। तो इसकी यूनिट सरफेस एरिया के अंदर मास कितना होगा, वो बराबर होगा एम अपॉन पाई आर, आर प्लस एल। ये यहाँ पर ये आर प्लस एल जो ले रहे हैं ना, ये नीचे वाले बेस के साथ ही सरफेस एरिया लिया था, ठीक है, वीडियो बैक करके देखिएगा इसको। तो हमें सिर्फ अब कोण का कितना मास है वो हमें कैलकुलेट करना है, कोण का मास कितना है, तो इसके लिए हमें इसका कोण का एरिया कितना वो पता होना चाहिए, वो किसके बराबर है, पाई आर एल के बराबर है। तो रखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, एम अपॉन पाई आर, आर प्लस एल, और साथ में आ जाएगा अपना पाई आर एल, ये किसके बराबर है, m1 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो m1 की वैल्यू यहाँ रखी, तो अपने पास में जो करता है उसको काट दिया, तो वैल्यू पुट की अपने पास में YCM इक्वस टू अपने पास आ गया, ये वाला है वैल्यू किया m एल अपॉन आर प्लस एल, और साथ में क्या आ गया h/3, और नीचे यहाँ पर कैपिटल एम है, ठीक है, क्योंकि m1 प्लस m2 क्या कैपिटल आ गया। तो यहाँ से m से m भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अपने पास फाइनली ये बचा। अब देखिए l है वो तो हमें खत्म करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को दे नहीं रखा ना। तो देखिए क्या तरीका रहेगा, यहाँ नीचे और ऊपर नीचे एल से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये लिख सकते हो। तो इधर वाली साइड क्या आ जाएगा, इधर वाली साइड आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब एल की वैल्यू अपनों ने ऊपर कैलकुलेट की थी, किसके बराबर था, अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर दिखाएंगे तो वाई सी एम है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये 1/1 प्लस आर अपॉन अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, h/3 के। और इसको अच्छे तरीके से सोल्व करना चाहो तो क्या करोगे, अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर प्लस अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये h/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ मकसद इतना था कि अगर चाहे कोई बॉडी आपके साथ में कांटेक्ट में दे रखी हो, नहीं दे रखी हो, तो उनका सेंटर ऑफ मास को किस तरह से निकालना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया कि कोई एक आपके पास में हेमिस्फीयर दे दिया, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, कोई भी तरीके से हो सकता है। और ये साथ में एक दे दिया आपको स्फीयर दे दिया, ये इस तरह से एक स्फीयर दे दिया, और आपको पूछ ले इन दोनों का कंबाइंड है सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, हम जानते हैं कि हमारा जो सर्किल है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जानते हो उसके सेंटर पे होता है। हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो भी हम जानते हैं। तो इन दोनों के मास है वो क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो आपको नॉर्मली है वो वैल्यू सिर्फ यहाँ पुट करनी है, कहाँ पे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे क्वेश्चन आपको इस तरह से बना के दे दिया गया हो, ये कोई एक कोण लेगा, ये कोण दे दिया, और उस कोण के ऊपर आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, एक स्फेयर दे दिया जाएगा। तो उस स्फेयर के अपने पास में क्या कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा सेंटर ऑफ मास, अपना स्फेयर होगा उसका यहाँ पर होगा, तो ये वाली दूरी है उसकी रेडियस आर के बराबर है, ये वाली जो हाइट है वो एच के बराबर है। तो इसकी जो लोकेशन लोगे वो आर प्लस एच के बराबर लोगे। और यहाँ पर जो कोण है, कोण की जो क्या है, अगर होलो है तो h/3 हो जाएगा, सॉलिड होगा तो क्या होगा वो थोड़ी देर में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ नॉर्मली इनके मास m1 और m2 देखने अपने को, ठीक है। जैसे m1 इसका कितनी दूरी पर है, h/3 पर, प्लस m2 की बात करें, ये आपका आ गया m2, ये कितनी दूरी पर है, ये है आपका r प्लस h डिस्टेंस पर है। नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, इन दोनों का बॉडी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। अब लास्ट अपना पास रह गया जो अपना कोई भी कोण है वो अगर सॉलिड होता तो उस कंडीशन में उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहता है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी सॉलिड कोण है, उस सॉलिड कोण का सेंटर ऑफ मास क्या रहता है।
ठीक है। हमें क्वेश्चन में जो कोण दे रखा है उसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है और उसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है कैपिटल एच है। ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास है वो कौन से कोऑर्डिनेट पर होना चाहिए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा, वाई पे होगा या जेड पे होगा? तो हमारा कोण है वो कौन से एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर सिमेट्रिक है? तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर वाई एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर ये हमारा सिमेट्रिक है, क्योंकि वाई एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर ये कोण है वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो वाई एक्स पर ही कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, पर वो कहाँ होना चाहिए? वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर होगा तो निश्चित तौर पर एक चीज तो आप क्लियर कह सकते हो कि वाई एक्सिस पर हमारा एक्स है उसकी वैल्यू जीरो आती है और वाई है उसकी सॉरी जेड है उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो सेंटर ऑफ मास होगा अपना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और अपना जेड कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो होने वाला है। सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है वो किस प्रकार से आएगा? इसके लिए हम बता सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम करोगे ये क्या आ जाएगा? इस कोण का टोटल जो मास है उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारा क्या प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस वही सेम है अपना। सबसे पहले हम एक मास का एलिमेंट मानेंगे। तो जरा बताइए कि कौन है, कौन के अंदर जो मास का एलिमेंट है वो क्या लेंगे? तो देखिए जरा कि एक डिस्क है। ठीक है। उसके नीचे एक दूसरी डिस्क रख दी आपने। ठीक है। फिर उसके नीचे एक तीसरी डिस्क रख दी, फिर उसके नीचे एक डिस्क और रख दी। ठीक है। और उसके नीचे एक डिस्क और रख दी। ठीक है। इस तरह से हम काफी सारी डिस्क है वो एक दूसरे के ऊपर अगर रखते जाते हैं तो आप क्या देखोगे? वो एक कोन बन जाएगा, अपना सॉलिड कोन बन जाएगा ना। तो हम अल्पांश क्या मानते हैं? हम अल्पांश एक डिस्क को ही मान लेते हैं। ठीक है। तो डिस्क कैसी होगी? तो ये हमारी मान लेते हैं डिस्क है। ठीक है। ये डिस्क अपनों ने मानी। और ये डिस्क है, इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ है, ये कुछ ना कुछ तो विड्थ होगी ना इसकी, क्योंकि अपने वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो हम उसमें क्या मानेंगे? विड्थ जरूर मानेंगे। ये आपका आ गया, डिस्क आ गई। ठीक है। ये इसकी कोई ना कोई विड्थ आ गई। तो अपना बेस है, बेस है, इसकी हाइट कितनी है? हाइट ये वाली हाइट मान लेते हैं। इसका ये वाला जो सेंटर है इससे ये वाली जो हाइट है ये कितनी है? वाई है। ठीक है। इसकी विड्थ यानी कि इसकी डिस्क की जो मोटाई है वो किसके बराबर है? वो डी वाई के बराबर है। ठीक है। तो ऊपर वाली जो हाइट है वो आपके पास में कितनी आ जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये आ जाएगी अपना एच माइनस वाई के बराबर आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो हमारे पास में जो डीएम है, डीएम की वैल्यू क्या होगी, यानी कि अपनों ने जो डिस्क का जो अल्पांश माना है तो उस अल्पांश की वैल्यू क्या होने वाली है? ठीक है। सेकंड हमारे पास में वाई है, वाई की वैल्यू क्या होने वाली है? इन दो चीज़ों की वैल्यू अपने पास में आ जाती है तो बड़े ही आसानी से हम इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे के अंदर देख लेते हैं कि हमारा जो कोण है, कोण का जो टोटल मास है वो अपने पास में है कैपिटल एम। ठीक है। और जो डिस्क अपनों ने जो मानी है उसका मास है डी एम। ठीक है। तो अब जरा मुझे बताइए कि इस डिस्क के ऊपर टोटल जो मास है वो एम है। तो इस कोण के जो यूनिट जो वॉल्यूम है उसके अंदर मास किसके बराबर होगा? तो जो मास डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी है, उसको अपने रो से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होगा? एम बाई वी के बराबर होगी। होती है ना। तो इसको देखो मैं एक थोड़ा सिंपली वे में और बता देता हूँ। देखिए कौन है, कौन का वॉल्यूम कितना होता है? कौन का वॉल्यूम हम जानते हैं किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है जो अपना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका वन बाई थर्ड होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो कैलकुलेट किया अपनों ने। तो ये किसके बराबर होगा? वन बाई थर्ड पाई आर स्केयर एच होता है। ठीक है। तो जरा मुझे बताइए, अगर इस पाई आर स्केयर एच यानी वन बाई थर्ड पाई आर स्केयर एच है, इस वॉल्यूम के अंदर टोटल मास कितना है? टोटल मास है वो कैपिटल एम के बराबर है। तो इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास कितना होगा? तो आप कहेंगे एम अपॉन वन बाई थर्ड पाई आर स्केयर एच के बराबर होगा। ठीक है। तो अब बताइए कि इस डिस्क वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है इस पर मास कितना होगा? तो पहले तो इसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा? तो इसमें वॉल्यूम किसके बराबर होगा? पहले तो इसका ऊपर वाला डिस्क है, इसकी गोलाई कितनी है? पाई आर स्केयर के बराबर होगा। पाई आर स्केयर और विड्थ कितनी है? डी वाई है। ठीक है। तो यानी कि जो डिस्क के अंदर जो वॉल्यूम है उसके अंदर मास कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, पाई आर, पाई स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर है तो पाई आर स्केयर डी वाई। तो इसमें जो मास आ जाएगा अपना वो होगा एम अपॉन वन बाई थर्ड पाई आर स्केयर एच और साथ ही मल्टीप्लाई होगा पाई आर स्केयर डी वाई। ये किसका है? हमारा जो डिस्क है उसमें मास कितना है जिसको हम डी एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। करता क्या है? करता यहाँ सिर्फ अपना पाई ही तो कट रहा है और कुछ तो कट नहीं रहा, तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये वन बाई थर्ड है तो थर्ड है वो थ्री है वो ऊपर चला जाएगा, थ्री ऊपर चला जाएगा। तो अब अपने पास में डीएम की एक्चुअल में वैल्यू क्या आ गई? डीएम की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी थ्री एम अपॉन आर स्केयर एच और यहाँ पर क्या आएगा साथ में स्मॉल आर स्केयर और डी वाई आ जाएगा। ये क्या है? अपना जो डिस्क है उसका जो मास है उसकी वैल्यू अपने पास में आ गई। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसको इंटीग्रेट करना है।
तो इंटीग्रेट कीजिए जरा क्या है, तो हमारा जो डीएम है उसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ से यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा अपना वाई सी एम है वो बराबर आ जाएगा वन बाई एम, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई। अब डीएम की वैल्यू क्या है अपना 3m अपॉन आर स्केयर एच, और साथ में आएगा आर स्केयर डी वाई। अब वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वाई वेरी करेगा अपना डायग्राम में देखकर बताइए अपना, वाई वेरी करेगा अपना इस वाले पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर है एच इक्वस टू जीरो है, तो एच इक्वस टू जीरो से कहाँ तक करेगा, ये करेगा एच इक्वस टू यानी वाई इक्वस टू एच तक करेगा। यहाँ पर तो वाई की वैल्यू जीरो है और ऊपर है वाई की वैल्यू एच है, तो ये लिमिट अपनी आएगी वाई इक्वस टू जीरो से एच तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में कहीं भी स्मॉल आर है उसकी वैल्यू दे नहीं रखी है, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। तो हमें यहाँ स्मॉल आर की क्या वैल्यू है वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्मॉल आर की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है, देखिएगा ये वाला जो ट्राइंगल आ रहा है अपने पास में, ठीक है, एक ट्राइंगल और बन रहा है इसमें, एक और कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को मैं फिर से यहाँ बनाता हूँ, देखिए क्या आ गया अपने पास में, समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। ये अपना मूल बिंदु ओ है, और ये वाली जो दूरी दे रखी है नीचे वाली, ये दे रखी है अपने को कैपिटल आर, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है वो अपने को दे रखी है स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो दूरी है वो अपने पास में क्या है, अगर देखिए ये वाली जो हाइट है वो अपने पास में y है, तो ऊपर वाली ये वाली किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी अपना h माइनस वाई के बराबर, ठीक है ना, ये अपना h माइनस वाई है। और इसकी टोटल जो हाइट है वो क्या दे रखी है, ये दे रखी है अपने को कैपिटल H के बराबर दे रखी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर ये वाला एंगल है आपका थीटा एंगल, थीटा एंगल है, तो बताइए जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा है वो बराबर आएगा आर अपॉन एच माइनस वाई। इसके अलावा क्या रहेगा अपना, रहेगा आर अपॉन एच के बराबर रहेगा, ठीक है ना। अब टेन थीटा को एक बार हटा देते हैं, क्योंकि अपने को सिर्फ स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल आर किसके बराबर आ जाएगा अपना आर बाई एच और साथ में एच माइनस वाई, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू फिर से यहाँ से निकाल कर यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा वन अपॉन एम। देखिए एम को काट ही देते हैं ना, देखिए यहाँ से एम कॉमन आएगा और यहाँ वाला एम है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एम को बार बार लेके कहाँ घूमेंगे अपने, ठीक है। इसके अलावा थ्री आर स्केयर एच है, ये कॉन्स्टेंट संख्या है, इसको बाहर ले जाते हैं, आर स्केयर एच को बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन में क्या आएगा जीरो से एच तक आएगा, फिर क्या बच गया अपना वाई बचा, ठीक है। आर स्केयर आएगा ना बाद में, तो आर स्केयर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या आ जाएगा आर स्केयर एच स्केयर और साथ में एच माइनस वाई, और क्या है अपना लास्ट में डी वाई है तो डी वाई लगाएंगे यहाँ, ये अपना डी वाई आ गया, ठीक है। और क्या कांस्टेंट है जो बाहर जा सकता है, आप कहेंगे भाई आर स्केयर और एच स्केयर दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों को ही बाहर ले चलो, तो ये आर स्केयर और एच स्केयर दोनों को बाहर अपने ले चलते हैं, ये अपना आर स्केयर और एच स्केयर दोनों को बाहर ले गए। जैसे ही बाहर ले के जाएंगे पहले से मौजूद यहाँ आर स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ एच और ये एच स्केयर आपस में जुड़ेगा तो क्या आएगा एच क्यूब आ जाएगा, तो एच क्यूब आ जाएगा तो भाई एच क्यूब करेंगे इसको, ठीक है, ये आ गया अपना एच क्यूब। और अंदर है इसको भी थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, फिर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना एच माइनस वाई का स्केयर और डी वाई आ गया, ठीक है। अब इसको इस स्टेप को जरा खोल के देखिए क्या आएगा, देखिए वाई है, एच माइनस वाई का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एच स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एच वाई, है ना। अब y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एच स्केयर प्लस वाई क्यूब माइनस टू एच वाई स्केयर, यही आ गया ना। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कीजिए जरा क्या आएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में वाई सी एम है, वाई सी एम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी थ्री अपॉन एच स्केयर सॉरी एच क्यूब इंटीग्रेट ऑफ जीरो टू एच, फिर बाद में आएगा वाई एच स्केयर प्लस वाई क्यूब माइनस टू एच वाई स्केयर डी वाई, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट के अंदर, तो क्या आ जाएगा थ्री अपॉन एच क्यूब, और साथ में इसका इंटीग्रेट किया तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच स्केयर वाई स्केयर बाई टू प्लस वाई की पावर चार बटा चार माइनस टू एच वाई क्यूब बाई थ्री, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जीरो से एच तक। तो अब एच की वैल्यू जरा रखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा थ्री अपॉन एच क्यूब, यहाँ पर एच की पावर चार बटा दो प्लस एच की पावर चार बटे चार माइनस ऑफ टू एच की पावर चार बटा तीन, ठीक है। अब इधर वाली टर्म एक बार पहले सोल्व करते हैं, थ्री अपॉन एच क्यूब, यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। एच की पावर चार सभी में कॉमन आ सकता है, तो एच की पावर चार को सभी में कॉमन लेके बाहर ले आएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ वन बचेगा, तो अब यहाँ लघुत्तम लेंगे तो यहाँ अच्छा आएगा प्लस तीन आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा माइनस, यहाँ तीन को इसके साथ करेंगे चार, चार दुनी आठ आ जाएगा, तो यहाँ पर छः प्लस तीन नौ माइनस आठ करेंगे तो एक आएगा, एक बटा बारह आएगा, ठीक है। तो तीन बटा एच क्यूब, ये देखिए एच क्यूब है, इस एच की पावर चार से कटेगा तो क्या बचेगा, एच ही बचेगा ना,
तो इसको हटा के अपना एच कर देते हैं, ये बच गया एच। और इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा h/4। ठीक है, h/4 आ गया ना अपना। तो आप क्या कहोगे कि कोई भी एक सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है, उसकी बेस के साथ, ये उसका बेस है, इस बेस से सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी रहेगी, ये रहेगी h/4। किसके लिए, सॉलिड कोन के लिए। ठीक है, अगर ये होलो कोन होता यानी खोखला कोन होता तो उस कंडीशन के अंदर इस सेंटर ऑफ मास की यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी रहेगी, वो रहेगी अपना h/3 के बराबर। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि कोन का इधर वाला जो सिरा है, इधर वाले सिरे से सेंटर ऑफ मास की क्या दूरी रहेगी, तो उस कंडीशन में आपके पास में जो टोटल जो ये हाइट दे रखी है वो h दे रखी है, तो h माइनस h/4 करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4h माइनस एच इक्वल्स टू 3h/4। तो ये वाली जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3h/4। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो पे बस इतना ही। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का आज के इन टॉपिक्स में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, किसी और वीडियो में उनको सोल्व करके फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।